आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय वीर नारायण स्वामी जी, आदरणीय सचिन पायलट जी और इस सब आयोजन के कर्ता धर्ता जो ग्रुप है, आदरणीय अनिल जयहिंद जी, बीके हरिप्रसाद जी, सप्पल जी, अजय लल्लू जी, ज्योति जी, सभी हमारे सब साथी ने जो मिलजुल के आज ये सम्मेलन, आज देश भर के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ इन सब नेताओं के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं जो हम पिछड़ों को एक साथ एक मंच में ताल कटोरा में उपस्थित किए हैं। मैं सभी मंच में उपस्थित सभी नेताओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और देश भर से आए हुए हमारे पिछड़ों के प्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय साथियों, जब राहुल जी ने जाति जनगणना की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उपहास उड़ाते थे, लेकिन लगातार देश में घूम घूम कर हर मंच में राहुल जी जाति जनगणना की बात किए। लोगों के दिलों में ये बात घर करने लगी कि जाति जनगणना से हमको फायदा क्या होगा। लोगों के मन में चर्चाएं होने लगी, समूहों में चर्चा होने लगी, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। लोगों को लगा कि ये तो हमारे लिए है, क्योंकि जाति जनगणना में केवल आपकी जाति पूछी नहीं जाएगी। राहुल जी ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीति में भागीदारी, इस सब की जानकारी ली जाएगी और आने वाले समय में जो वर्ग वंचित हो गया, जो जाति वंचित हो गया, जो व्यक्ति वंचित हो गया है, उन सबको हिस्सेदारी दी जाएगी। और जब ये बात सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ? कि वो धर्म की चाशनी में सबको लपेटकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। ये लोग जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को शोषण किया, जिस प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर किया, जिस प्रकार से शैक्षणिक रूप से कमजोर किया, वही काम आज नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। ये देश कभी सोने का चिड़िया कहलाता था। क्यों? क्योंकि उत्पादक वर्ग का सम्मान होता था। ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यही उत्पादक वर्ग है और यही ताकत भारत की थी जिसको अंग्रेजों ने खोखला किया। आज नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को व्यापार बाजार बना दिया है। पूरी दुनिया के लोग यदि बात करते हैं, चाहे चीन बात करे, चाहे अमेरिका बात करे, यदि हमको डराने की बात करते हैं तो केवल व्यापार की बात करते हैं। ये देश उत्पादक देश नहीं रहा, ये केवल बाजार रह गया है। और केवल बाजार ही नहीं, बल्कि आरएसएस और बीजेपी ने इसे नफरत का बाजार बना दिया है। और नफरत के बाजार में एक आदमी पूरी ताकत के साथ यदि आवाज दे रहा है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो राहुल गांधी है। तो आज आवश्यकता इस बात की है, एक आदमी मसाल लेके चला है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला है, सबको न्याय और अधिकार दिलाने के लिए चला है। आज धीरे धीरे ये कारवां बन गया और कांग्रेस पार्टी में भी पिछड़ों की बात करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। कुछ दुस्साहसी लोग थे, बीके हरिप्रसाद जैसे लोग, सप्पल जैसे लोग, जो पिछड़े वर्ग की बात करते थे, दबे जुबान में बात करते थे, बंद कमरे में बात करते थे। यदि कांग्रेस में भी पिछड़ों को ताकत मिला है, पिछड़ों के आवाज को स्वर कोई दिया है, तो राहुल गांधी जी ने दिया है। और यही कारण है, सम्मेलन तो पहले भी होते रहे, पिछड़ों के सम्मेलन पहले भी होते रहे, लेकिन जो जोश, जो ताकत, जो जज्बा आज ताल कटोरा में दिखाई दे रहा है, ऐसे पिछड़ों के सम्मेलन में कभी दिखाई नहीं दिया है। और इसका मुख्य कारण कोई है तो राहुल गांधी जी हैं। जो ताकत पिछड़ों को दिया है, वो अब आवश्यकता इस बात की है। मैं अनिल जयहिंद जी को
बीके हरिप्रसाद जी को, सप्पल जी को, अजय लल्लू जी को, ज्योति जी को और हमारे तमिलनाडु के जो हमारे सांसद ज्योतिमणि, सबको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि राहुल जी अकेले चले जा रहे हैं। क्या वो अकेले गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ते रहेंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वो हम क्या चुप रहेंगे? दिल्ली में बैठक बुलाई, पूरे देश के नेताओं की बैठक उन्होंने आमंत्रित किया, सबने विचार व्यक्त किया। और दूसरी बैठक आदरणीय सिद्धारमैया जी ने होस्ट किया, हम सबको आमंत्रित किया, एजेंडा बना और वहीं तय हुआ कि 25 तारीख को ताल कटोरा में सम्मेलन होगा। तो आज जो ताकत राहुल जी ने दिया है, हम पिछड़े वर्ग के लोग नासुकरे नहीं हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि राहुल जी आपने जो संघर्ष किया, जो रास्ता चुना, वो हमारे लिए है और हम पूरे पिछड़े वर्ग के लोग राहुल जी के साथ हर कदम से कदम मिला के चलेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, खड़े होकर एक बार राहुल जी का समर्थन करिए। सबसे निवेदन, राहुल जी का समर्थन करिए। सब लोग खड़ा होकर हम संकल्प लेते हैं, हम सब राहुल जी के साथ हैं, इस न्याय की लड़ाई में साथ हैं, हमेशा हम साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी संघर्ष करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय पिछड़ा। धन्यवाद, धन्यवाद भूपेश बघेल जी। मैं अभी आमंत्रित करता हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री राजेश अशोक गहलोत जी आए आपके सामने। हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी, सिद्धारमैया जी, भूपेश बघेल जी, नारायण स्वामी जी, अनिल यादव जी, बीके हरिप्रसाद जी, सप्पल साहब, अजय लल्लू जी, सचिन पायलट जी और तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, अभी आपको आह्वान किया मेरे पूर्व वक्ताओं ने, बघेल साहब ने जो आपको आह्वान किया उसका अलग महत्व है। राहुल गांधी अकेले क्या करेंगे? राहुल गांधी ने एक मिशन के रूप में एक शुरुआत करी। आज़ादी के बाद में पहली बार ओबीसी के बारे में जो आवाज़ उठी है, इसके महत्व को आपको हमको समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ आए हो तो आप अधिवेशन में आते हैं, वापस जाते भी हैं संदेश लेकर के। ये संदेश अलग तरह का संदेश है। आप जो यहाँ बैठे हुए हो वो कार्यकर्ता नहीं है, अधिकांश लीडर्स बैठे हैं, उन्हीं को बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि आपको भोलावण देने के लिए, जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया गया है। आप लीडर्स हैं, गांव में हो या कस्बे में, जिले में, प्रदेश के अंदर, उन्हीं को बुलाया गया अधिकांश लोगों को। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिलेक्शन क्यों किया गया। इसलिए कि जो आवाज़ बुलंद की गई है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने, और खड़गे साहब अभी बोल के गए आपके सामने, कांग्रेस का इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। आप हम सबको गर्व है कि इस कांग्रेस का ही इतिहास त्याग का, कुर्बानी का, बलिदान कर रहा है और किस प्रकार से आज़ाद करवाया मुल्क को। आज़ाद के बाद में संविधान निर्माण हुआ अम्बेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या मौलाना आज़ाद हो, वो ज़माना और था, बड़े बड़े नेता हमारे और भी थे। आज जो हुकूमत में बैठे हुए हैं ये हमारी विरासत को ख़त्म करना चाहते हैं। जिस प्रकार ये ध्रुवीकरण कर दिया देश का,
वो बहुत खतरनाक खेल है। राहुल गांधी जी हाथ में क्यों बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान खतरे में है, ये संदेश क्यों दे रहे हैं? ये संदेश क्यों दे रहे हैं? संविधान की मूल भावना क्या है? सोशल सिक्योरिटी कैसे हो, समानता कैसे मिले? और जब इन्होंने खुद ने भारत जोड़ो यात्रा करी, जब इन्होंने खुद ने न्याय यात्रा करी, तो आपको समझ में आ गया, जैसे गांधी जी को समझ में आया था जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे, उनको भी पूरे देश की यात्रा करनी पड़ी। तब देश को समझा उन्होंने, और समझने के बाद में जो नेतृत्व दिया देश को आज़ादी जंग के अंदर, उसमें हमें कामयाबी मिली। आप समझ सकते हैं जैसे महात्मा गांधी को कामयाबी मिली, उसी प्रकार कामयाबी राहुल गांधी को मिले, इसमें हम सबका संकल्प होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ये आप जो आए हो, ये संकल्प लेके जाएंगे, जाकर के आप जो ओबीसी जाते हैं उनको पहले समझाएंगे कि आपका भला कहाँ पर है, कौन सी विचारधारा है जो आपके समाज के अंदर, समाज के हित के अंदर है, देश हित में है, ये आपको बताना पड़ेगा। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ओबीसी की जाते हैं कांग्रेस के साथ नहीं है। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सुधार भी नहीं कर पाएंगे, सुधार कर ही नहीं पाएंगे। और सुधार कर नहीं पाएंगे तो फिर राहुल गांधी जी अकेले बोलते बोलते कैसे काम चलेगा? ये लड़ाई लंबी भी है, आसान नहीं है। आपको संकल्प जो है आज आए हैं, आपने एक इतिहास बनाया हमेशा के लिए, बरसों बाद में भी आपको याद किया जाएगा कि आप गए थे तालकटोरा स्टेडियम के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, दिमाग के अंदर रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी इस लड़ाई को आपने नहीं जीता, और लड़ाई जीतने के लिए दिल जीतना पड़ेगा आपको, समाज का भी, जाति का भी, अपने क्षेत्र के लोगों का भी। आप राजनीति में कार्यकर्ता हो, और इसलिए जरूरी है कि हम कैसे आवाज़ को बुलंद करें, जिससे कि जो राहुल गांधी जी ने न्याय योद्धा के रूप में शुरुआत करी है, उसमें आप कामयाब हो सकें। ये कामयाबी पूरी कौम के लिए, जिसको हम कहते हैं कि 50% 60% है, उसका भला तभी होगा। राहुल जी ने जो बातें कहनी थी पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी जोर शोर से कह दी गई है। किस प्रकार ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जुडिशरी के अंदर, मीडिया के अंदर भी, कहाँ पर आप लोग टिकते हो, कहाँ टिकते हो? आज़ादी के 70 साल बाद में भी ये स्थिति बने, तो आप सोच सकते हो कि आगे क्या होगा, 100 साल बाद में क्या होगा। ये स्थिति रहेगी। इतना बड़ा बीड़ा उठाया राहुल गांधी ने, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा कैसे उनको कामयाब करने के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर करें। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की बात करी थी, ये सर्वोदय की बात राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वोदय, सबका उदय हो। अभी उदय किसका हुआ है कहने की जरूरत नहीं है। गरीबी अमीरी की भी खाई बढ़ती जा रही है। हम कहाँ टिकते हैं? ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग, माइनॉरिटी के लोग भी। और राहुल गांधी जी ने कहा है ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी बनी है, ये कोई कम बात है। जब ओबीसी के अलावा, एससी एसटी के अलावा, तो राजीव गांधी का सपना था जो 73-74 अमेंडमेंट किया है, तब जाके हम लोग सरपंच, प्रधान, प्रमुख बनने लगे हैं, नगर पालिका चेयरमैन बनने लगे हैं। गांव में कोई आपको सरपंच नहीं बनाता, सरपंच नहीं बनते थे हमारे लोग, महिलाएं बनती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो सिलसिला शुरू राजीव गांधी जी ने किया था, अब कैसे ओबीसी को उसका हक मिले। जो इनके नारा राहुल जी का, ये हम सबका होना चाहिए। जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये भावना कब पूरी होगी, उसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, ये मामूली काम नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज स्वीकार करके जाओ यहाँ से। ये राहुल गांधी जी का चैलेंज हम सबको है, ओबीसी नेताओं को है। कैसे आप उनको पूरा करते हो, ये आपके ऊपर है।
राहुल गांधी फेल नहीं होगा, आप फेल होंगे। आप फेल होंगे कि एक नेता हमें मिला जिसके पूरे परिवार का ऐसा त्याग बलिदान है जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगा। 35 साल में इस परिवार, गांधी परिवार, कोई व्यक्ति ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई उनकी, फिर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए उप महाद्वीप में शांति स्थापित करते करते। जिस खानदान में इतने बड़े सादत हुई हो, उस खानदान को टारगेट बना के जो राजनीति हो रही है मोदी जी द्वारा, आरएसएस द्वारा, वो आप समझ सकते हो क्यों हो रही है। मालूम है कि इस परिवार के कारण ही कांग्रेस पूरे मुल्क के अंदर हर गांव में, हर घर के अंदर आर्मी स्थान बनाए हुए हैं। ये पार्टी है जो नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, हम सत्ता में नहीं हैं 11 साल से। फिर झटका दिया मोदी जी को, अभी राहुल जी ने 100 पे आगे लगभग हम लोग, 20-25 सीटें और आ जाती, सरकार नहीं बन पाती उनकी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें राहुल जी बोलेंगे, आपके सिद्धरमैया जी बोलेंगे, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि ये कोई अच्छे भाषण हो गए, सब बातें सुनिए आपने। मैं आपसे आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मिशन के रूप में इसको लो, आप जो आए हो लोग, आप यहाँ पर, उन सब की ड्यूटी है जाकर के आप जिस पद पे हो अथवा नहीं हो, काम करने के लिए, राहुल जी का संदेश देने के लिए कोई पद की दरकार भी नहीं है। और मुझे कहते हुए दुख भी होता है कि जो कौमें, जो जातियाँ के राज्यों में कांग्रेस में नहीं है, ओबीसी होते हुए भी, मैं फिर कहना चाहूँगा वो हमारे चिंता के वजह होना चाहिए। क्योंकि अगर उनको आप ठीक नहीं करोगे, उन जातियों को भला भी नहीं होगा। जो राहुल जी ने जो मामला उठाया है ओबीसी के लोगों का, अगर जाति रास्ते पे नहीं आएगी और ध्रुवीकरण धर्म की राजनीति होगी देश के अंदर, जातिवाद को भड़का के गुमराह करेंगे उनको, तो कैसे आपकी जाति का, ओबीसी का भला होगा। इसलिए जिम्मेदारी खाली राहुल जी की नहीं है, हम सबकी है। किस प्रकार से हम लोग मिलकर के यहाँ से जाएं, तो संकल्प लेके जाएं कि आने वाले वक्त में जो बातें कही गई है, सिद्धरमैया जी ने पहले सर्वे करवाया, बाद में तेलंगाना का सर्वे हुआ, कांग्रेस ने तय किया तेलंगाना पैटर्न पे सर्वे होना चाहिए, खाली फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। लोग आशंका कर रहे हैं राहुल जी के दबाव से मोदी सरकार ने निर्णय कर लिया हम जाति की जनगणना कराएंगे, मुंह की खानी पड़ी उनको। अब लोग शंका कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के बाद में कहीं कोई कोर्ट में अटका नहीं देगी, कोई बहाना नहीं कर दे। जब गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है, ऐसी शंकाएं होती है। बाकी आप देख रहे हो क्या हो रहा है, वोटों के अंदर क्या हो रहा है आप जानते हो। जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने, राहुल जी हर मुद्दा उठा रहे हैं, किस तरह वोटर लिस्टों को छेड़छाड़ की जा रही है, महाराष्ट्र में क्या हुआ। इसलिए मुझे ये बातें कहने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको अंत में फिर कहना चाहूँगा, आप जो भी आए हो, आप लोग नेता के रूप में आए हो, कृपा करके एक संकल्प लेके जाएं। इस काम को आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, समझाइश करनी पड़ेगी, जनसंपर्क करना पड़ेगा, गांव-गांव में, घर-घर में, सामाजिक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, कैमरा मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको छोटी-छोटी मीटिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के मैं समझता हूँ ये अभियान, ये मिशन आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गहलोत जी। थैंक यू वेरी मच अशोक गहलोत जी। नाउ आई रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, मैं आमंत्रित करता हूं कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो बेंगलोर डिक्लेरेशन किया है उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बेंगलोर डिक्लेरेशन जो ओबीसी के भविष्य में क्या रूपरेखा होना है वो आपके सामने पढ़ेंगे।
Sri Rahul Gandhi ji, Honorable Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Sri Anil Jai Hind ji, National Chairman of the OBC Department, AICC, the other senior leaders of the OBC on the dais, ladies and gentlemen, friends from the media. Recently, the Advisory Council of the OBC Department, AICC, was held in Bengaluru, in which meeting we have passed 3 resolutions. One among them is Bengaluru Declaration. I will just read the resolution, Bengaluru Declaration. The Advisory Council of the OBC Department of AICC unanimously thank Nyaya Yodha Rahul Gandhi ji for courageously taking up the cause of social justice for the marginalized sections of our country and for OBC in particular. Rahul ji's steely resolve forced the Modi government surrender to the just and constitutional demand for the caste census in India. On behalf of OBC of India, we all thank Nyaya Yodha Rahul Gandhi ji for this historic achievement. But this is not just a milestone in Rahul ji's courageous and brave leadership. India is destined to realize and achieve the ultimate objective of social transformation leading to social equity in our great nation. We hereby resolve and take vow to continue to fight for justice for all with the flag of our Congress party in our hand under the brave and courageous leadership of our Nyaya Yodha Rahul Gandhi ji. We hereby pass a resolution for an intense and fierce nationwide national campaign for 1. National level caste census by the Census Commission of India, officially known as the Office of the Registrar General and Census Commissioner, India. The census must include social, economic, educational, employment, political aspects of each individual and caste, with Telangana Sheep Caste Survey as a role model. Breaking 50% cap in reservation for OBCs. The reservation in private educational institute as per Article 15, Clause 4 of the Constitution. Those who are in favor of the resolution, please raise your hands. Thank you. थैंक यू वेरी मच सिद्धरामैया जी। सिद्धरामैया जी का अनुरोध है, जो इस संकल्प के लिए समर्थन करने वाला सब हाथ उठा के एकदम बोलिए। धन्यवाद। मैं अभी आमंत्रित करता हूं पिछड़ा वर्ग डिपार्टमेंट के अध्यक्ष अनिल जैन राहुल जी के सामने आपको शपथ दिलाएंगे। आप सब शपथ लेना पड़ेगा। धन्यवाद। सामूहिक शपथ। हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी न्याय योद्धा राहुल
के बब्बर शेर कार्यकर्ता आज यहाँ शपथ लेते हैं कि हम सब न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के भागीदारी न्याय आंदोलन में वैसे ही लड़ेंगे जैसे हमारे पुरखों लड़े, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का तिरंगा ध्वज हाथ में लेकर भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लड़े थे, लड़ेंगे, जीतेंगे। भागीदारी न्याय जिंदाबाद। जय संविधान, जय हिंद। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं हम सबके नेता जो न्याय योद्धा 140 बरस इतिहास में 140 बरस के इतिहास में कांग्रेस में कोई नेता ओबीसी के पक्ष में खुल के नहीं बोला है। आमंत्रित करता हूं राहुल जी आपके सामने बोले। राहुल गांधी, राहुल गांधी। सिद्धरमैया जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, सचिन पायलट जी, विक्रमार्का मल्लू जी, नारायण स्वामी जी, काजी निजामुद्दीन जी, देवेंद्र यादव जी, अनिल जैहिंद जी, एआईसीसी के ऑफिस बेरर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, एमपीज, एमएलएज, बाकी सीनियर नेता और सिविल सोसाइटी के हमारे मेंबर्स, मीडिया के हमारे मित्र, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए। और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने सही किया। और जहां तक कमी रह सकती है, मगर जहां तक मैंने, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं की इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। भैया बोलने दो, ब्रदर, बोलने दो, आप बाद में बोलना।
तो एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर, और इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो शायद वो ज्यादा आसान है समझना, वो क्लियर है। अनटचेबिलिटी, उनकी हिस्ट्री है तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों की भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती हैं। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। और एक प्रकार से अच्छा हुआ है। मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई, गलती हो गई तो अच्छा क्या है। मैं आपको बताऊं कि अगर उस समय जाति जनगणना करवा दिया होता तो जैसा मैं अब जाति जनगणना कराऊंगा वैसा नहीं होता। क्योंकि जो हमने तेलंगाना में किया है, आपको वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, वो हिंदुस्तान की राजनीतिक जमीन को उसने हिला दिया है। अभी आपको उसका जो आफ्टर शॉक है वो अभी आपको लगा नहीं है, मगर वो काम हो गया है। जैसे सुनामी आई थी ना, मगर जो सुनामी, जिस अर्थक्वेक ने सुनामी बनाई, वो तो आपने देखा भी नहीं, वो समुद्र के नीचे था, है ना। मैंने थोड़ा स्टडी किया, पता लगा कि जब सुनामी आई थी 1000 किलोमीटर लंबी, मतलब क्रैक जमीन में आया था, किसी ने नहीं देखा। उसके बाद में 2-3 घंटे बाद उसका असर दिखा। वही हुआ है तेलंगाना में। मैं आपको बता रहा हूं, 21वीं सदी डेटा की सदी है। मोदी जी कहते हैं डेटा डेटा डेटा, DDD, 4D, 5D, 3D, ऐसे बोलते रहते हैं। सुना ना आपने? 50-60 साल पहले अगर आप पूछते पावर कहां से आती है, लोग आपको कहते पावर तेल से आती है। ब्लैक गोल्ड कहते थे उसको। जिस देश के पास तेल है उसके पास पावर है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अगर वही सवाल आज आप पूछें तो ब्लैक गोल्ड नहीं है,
आज का तेल डेटा है, और डेटा कंपनियों के पास होता है। आप रिलायंस के पास जाइए, अमेज़न के पास जाइए, वो आपको डेटा दिखा देंगे। किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपको वो डेटा दिखा देंगे। मगर जो डेटा आज तेलंगाना सरकार के हाथ में आ गया है, उसका देश में कोई मुकाबला नहीं है। आज तेलंगाना में हम आपको बता सकते हैं, हम आपको 1 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि तेलंगाना की सारी कॉरपोरेट्स में, उनकी सारी मैनेजमेंट में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। हम आपको बता सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप तेलंगाना में कॉरपोरेट्स के अंदर यह सवाल पूछें, कितने ओबीसी हैं, मैनेजमेंट में कितने हैं, ओबीसी मालिक कितने हैं, दलित मालिक कितने हैं, लाखों करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है उनको। आपने मीडिया में सुना होगा 2 करोड़ का पैकेज, 3 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज, सुना ना आपने? यह आप सवाल पूछ सकते हैं, तेलंगाना में ओबीसी को कितने पैकेज मिले? 0। एक भी पैकेज ओबीसी को नहीं मिल रहा, एक भी पैकेज दलित को नहीं मिल रहा, एक भी पैकेज आदिवासी को नहीं मिल रहा है। और आप मनरेगा की लिस्ट निकालिए, पूरी लाइन ओबीसी, दलित, आदिवासियों से भरी हुई है। ये जो गिग वर्कर्स कहलाते हैं, डोमेस्टिक स्टाफ, गिग वर्कर्स, इनकी लिस्ट निकालिए। तेलंगाना में ब्लैक एंड व्हाइट है। इस देश में मजदूरी ओबीसी, दलित, आदिवासी करते हैं। बघेल जी ने बहुत अच्छी बात बोली, उत्पादक शक्ति। मतलब देश को चलाता कौन है? देश को, उसकी, किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। और देश में मेन सवाल यह उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति देश को कुछ दे रही है, भोजन देती है, औजार देती है, ये इमारतें देती हैं, तो उस शक्ति को अपने खून पसीने के लिए देश क्या देता है? मतलब आप लोग देश को बनाते हो, इमारतें आप बनाते हो, सड़कें आप बनाते हो, स्कूल आप बनाते हो, कॉलेज आप बनाते हो, अस्पताल आप बनाते हो, टेंपल भी आप बनाते हो। मेरे लिए सबसे जरूरी सवाल है, अगर आप लोग देश को बनाते हो तो इस काम के लिए देश आपको क्या देता है? आपको क्या दे रहा है आज हिंदुस्तान? प्राइवेट स्कूल, जहां पे आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट स्कूल किसके? आपके नहीं, ओबीसी के नहीं, दलित के नहीं, आदिवासी के नहीं। आरक्षण लूटा नहीं, आरक्षण दिया नहीं जाता है। आपके जो ऑफिसर्स हैं आइडियलिज्म के साथ अंदर आते हैं, भर्ती होती है, आइडियलिज्म से आते हैं, और फिर आस्ते आस्ते कट दिया जाते हैं। एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ओबीसी, दलित, आदिवासी अफसरों को हत्या करने का तरीका।
रिजर्वेशन आपको दी गई है, मगर फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज को देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देखिए, और वहां पे आप नेशनल लेवल, मैंने चेक किया, वहां पे मुझे ओबीसी, दलित, आदिवासी नाम बता दो। मैंने मजाक किया, बजट बना, मिठाई बांटी जा रही थी, याद है आपको, हलवा बांटा जा रहा था, 11 लोग थे वहां पे, 90% आप लोग हो, 50-55% ओबीसी, 15% दलित, 9% आदिवासी, कोई नहीं वहां पे, हलवा बट रहा है, वो खा भी रहे हैं। आप प्रोडक्टिव फोर्स देश की, वो हलवा में जो चीनी गई वो आपने बनाई, वो सब आप कर रहे हो, हलवा आप बना रहे हो और खा हो रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको हलवा नहीं खाना चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, मगर भैया आपको भी थोड़ा मिलना चाहिए ना। तो अब मैं आपको, आप मेरी बहन से पूछो, मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना कि अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। और मैं सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं, देखो आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मैं जो आप कि जो बघेल जी ने उत्पादक शक्ति की बात की, मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। तो आपको लगना चाहिए, हिंदुस्तान के किसान को लगना चाहिए। आज आप हिंदुस्तान के किसान से पूछो आपके बेटे के लिए क्या सपना है, आप क्या सोचते हो, आपका बेटा क्या करेगा, वो आपको कहेगा मजदूरी करेगा। और मैं चाहता हूं कि वो किसान कहे नहीं, मेरा बेटा इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। अब एक प्रॉब्लम है राजनीति में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो, पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो मेरा कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राजनीति में, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं समझता है। और मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है ओबीसी युवाओं से, कि आप अपनी शक्ति नहीं समझते हो। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी कितनी शक्ति है, कैसी है, क्या है, वो आपको समझ नहीं। क्योंकि जिस दिन आपको अपनी शक्ति समझ आ गई, ये पूरा पलट जाएगा। तो मेरा क्यों, और अच्छा आप सवाल उठता है, अब आप मुझसे कहोगे कि भाई आपने कहा कि हमें अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं समझ आती, तो फिर क्यों नहीं आती?
मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आती। क्योंकि नहीं, बांटे नहीं गए हैं। देखिए वो हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूं, सुनो। और ये आपको गहराई से समझना होगा। ये आपकी, देखिए, दलितों की हिस्ट्री है, दलितों की हिस्ट्री है ना। देश के दलितों को अंबेडकर जी ने उनकी हिस्ट्री समझाई। और अगर आप आज दलित से पूछें कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको 3000 साल की हिस्ट्री बता देगा। वो आपसे कहेगा देखिए हमें अछूत कहा जाता था, हमें बाहर रखा जाता था, हमें मारा जाता था। एक सेकंड में आपको बताएगा। आप वही सवाल आदिवासियों से पूछो आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको बता देगा। मगर अगर आप ओबीसी से पूछो कि भैया आपकी हिस्ट्री क्या है, आप जवाब नहीं दे पाते हो। इसका कारण है आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। आपकी हिस्ट्री को, जो देश की उत्पादक शक्ति की हिस्ट्री है, उसको आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मिटाने का काम किया है। आप स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में, स्कूल पढ़े ना। आप मुझे बताओ, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी, कहां थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश के जो 55-60% लोग हैं उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? यह जानबूझ के मिटाया गया है, क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आरएसएस ने आप पर आक्रमण किया है, और यह कोई नई बात नहीं है, यह हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप पे, मनुवादी वही। और यह हर लेवल पे होता है, हर लेवल पे होता है। ये एजुकेशन में होता है, एजुकेशन में होता है, बिजनेस में होता है, जुडिशरी देख लीजिए वहां होता है। सब जगह आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मोदी जी कहते हैं हिंदू इंडिया कहते हैं। 50% हिंदू तो आप हो। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो, तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? औरत क्यों नहीं है? मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो, ओबीसी नाम दिखा दो मुझे, कहां है? बड़े बड़े पत्रकारों के नाम निकालो, ओबीसी कहां है? कौन है वहां पे? अदानी ओबीसी है क्या? आपकी पूरी की पूरी जमीन उसको दी जा रही है, पूरी की पूरी आपकी जमीन। ओबीसी दलित आदिवासियों की जमीन छीन छीन कर अदानी को दी जा रही है, अंबानी को दी जा रही है, टाटा को दी जा रही है, इन लोगों को दी जा रही है। इनके सिस्टम में कोई ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं। तो इसलिए हमने कहा है सबसे पहले जहां भी हमारी सरकार होगी वहां जाति जनगणना होगा।
एक्सरे होगा, एमआरआई होगा। हमें पता लगाना है ओबीसी कितने हैं, कहां हैं, क्या करते हैं, कितनी भागीदारी है, कितना पैसा है, ये हम सब जानना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे ही जाति जनगणना होता है वैसे ही 50% की दीवार वहीं टूट जाती है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने जाति जनगणना के होने के एकदम बाद अपने आप 50% की दीवार तोड़ दी और उन्होंने कहा कि भाई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा राहुल जी, जब मैंने ये देखा, मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मुझे अन्याय दिखा। कल भाषण में उन्होंने बोला, तो पहला काम जाति जनगणना जहां भी हमारी सरकार होगी, 50% की दीवार जहां भी हमारी सरकार होगी, और दूसरा काम नेशनल लेवल पे, ये दोनों काम। प्राइवेट एजुकेशन में तेलंगाना में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई। तेलंगाना में यह पता लगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है तो वो तेजी से आगे बढ़ता है। एजुकेशन इज क्रिटिकल टू प्रोग्रेस। और तेलंगाना में दूसरी बात पता लगी कि अगर आपके पास शिक्षा है और अगर आपके पास अंग्रेजी भी है तो डबल बैरल प्रोग्रेस होती है। बीजेपी के नेता कहते हैं अंग्रेजी को हम हिंदुस्तान से मिटा देंगे। नहीं नहीं, मगर आप उनसे एक बात पूछिए, आप अंग्रेजी मिटाना चाहते हो मगर आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या लंदन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, वहां क्या हिंदी में पढ़ते हैं? वो नहीं। तो रीजनल लैंग्वेज, रीजनल भाषा, हिंदी, तमिल, ये सब जरूरी हैं। बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ा, ये सब जरूरी हैं, मगर उसके बिल्कुल साइड में अंग्रेजी भी जरूरी है। इसीलिए हमारा तीसरा मुद्दा, रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन। तो ये एक प्रकार से ओबीसी वर्ग के लिए एक पैकेज है। एक कमी रही है जिसको थोड़ा सा आज हमने डेंट मारा है। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये आपकी भी पार्टी है, हमारी ही है, तो इसकी लगाम आपको पकड़नी पड़ेगी। हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं, सिद्धरामैया जी बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, बघेल जी हैं, गेहलोत जी हैं, पायलट जी हैं, नारायण स्वामी जी हैं। ये आइकॉन्स हैं आपके, ये आइकॉन्स हैं, मगर हमें ऐसे और आइकॉन्स चाहिए। इन 3-4 लोगों से नहीं होगा काम। हमें 40-50 ऐसे लोग चाहिए जो हम मतलब पूरे दम से ओबीसी विजन को आगे बढ़ाएं। और आखिरी बात, आप राहुल गांधी बोलते रहते हो, मगर राहुल गांधी, आपकी शक्ति के बिना राहुल गांधी कुछ नहीं है। तो मेरा काम आपकी शक्ति को अलाइन करने का है। और देश के मैं
ओबीसी वर्ग से, युवाओं से कहना चाहता हूं, जो मैंने शुरुआत में कहा, मैं अपनी साइड से कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी के साइड से नहीं कह सकता हूं। मैं अपने साइड से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने ओबीसी वर्ग के लिए काम करना चाहिए था, पहले मैंने नहीं किया, अब मैं डबल स्पीड से वो काम करने जा रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। सर 2 मिनट बैठ लिया जाए। वोट फॉर थैंक्स के लिए आदरणीय देवेंद्र यादव जी आए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी आए और सबको धन्यवाद अर्पित करें। आदरणीय देवेंद्र यादव जी। न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी देश के विभिन्न कोने से यहां पर पधारे सामाजिक न्याय के योद्धागण यहां पर पधारे हैं। माननीय राहुल गांधी जी का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके पर। सर, आज आपने कहा कि हम में जागरूकता नहीं थी। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय राहुल गांधी जी का कि ना सिर्फ इन्होंने जागरूकता जाहिर की है, बल्कि हम में एकता का संचार करने का भी काम किया है। ऐसे न्याय योद्धा को मैं मानता हूं कि ना सिर्फ यहां हमारे बैठे लोग, बल्कि हमारी पुश्तें माननीय राहुल गांधी जी को इस जागृति के लिए और एक करने के लिए याद करेगी। और यहां से जो आज ये सम्मेलन हुआ है, ये एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।